तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है हल्के से म्यूजिक और सर्दियों के एक सुबह से हम केसी नामी एक लड़की को देखते हैं जो जॉगिंग पर निकली थी। खैर वो जहाँ से गुजर रही थी वहाँ कोई और नहीं था। वहाँ रास्ते में उसे जमीन पर पड़ा एक ग्लव नजर आता है। वो आगे बढ़ती है, उसे उठाती है। एकदम से माहौल काफी डरावना सा बन जाता है। चारों ओर खामोशी सी छा जाती है। केसी को कुछ महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा नजर आता है। उसकी आंखों का रंग भी अजीब सा था और कपड़े भी काफी पुराने। वो केसी को घूरे जा रहा था। पलक झपकते ही उस लड़के की जगह एक कुत्ता ले लेता है जिसके चेहरे पर एक मास्क भी था। केसी सहमी हुई खड़ी थी, ये सब देख रही थी। तब वो कुत्ता जंगल की तरफ जाने लगा और केसी भी उसके पीछे जाती है। एक जगह उसे अजीब सा एहसास होता है, शायद जमीन में कुछ दफनाया गया था। तो केसी हाथ से ही वो जगह खोलने लगी। उसे कुछ नजर तो आता है मगर पूरा देखने पर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो एक अजन्मा बच्चा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी वोम में हो। यहीं पर सीन कट और ये था इस मूवी का इंट्रो। अब हम देखते हैं केसी को और यहाँ हमें समझ आती है कि असल में कुछ देर पहले हमें जो दिखाया गया वो केसी का एक बुरा सपना था। इस वक्त केसी एक फैमिली के लिए बेबी सिटिंग कर रही है। घर के ऑनर्स कहीं जा चुके हैं और केसी नीचे बैठी अपने दोस्त रोमी नामी लड़की से फोन पर बात कर रही थी। अब केसी ने उसे अपने से डरावने सपने के बारे में बताया। चूंकि रोमी सुपरस्टिशियस थी तो केसी उससे मालूम करना चाहती थी कि उसके इन सपनों का मतलब क्या है। शायद केसी को ऐसे भयानक सपने पहले भी आ चुके हैं। अब रोमी कुछ बुक्स की जानकारी से केसी को ये बता पाती है कि कुत्ते का दिखना असल में वार्निंग को दर्शाता है, जैसे कुछ होने वाला हो। और अजन्मे बच्चे का दिखना असल में ये रिप्रेजेंट करता है कि सपना देखने वाले इंसान के अंदर कुछ नई बातें जन्म ले रही है। केसी आगे भी जानने की कोशिश करती है मगर रोमी ये कहकर कॉल कट कर देती है कि अभी मेरा इन अजीब सी बातों को डिस्कस करने का मूड नहीं है और वो अपने सपनों के बारे में ज्यादा ना सोचे क्योंकि खुद रोमी भी दिल से इस तरह की चीजों पर यकीन नहीं करती थी। अब इससे पहले कि केसी फोन रखती उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, वो भी ऊपर के रूम से। केसी जिन बच्चों को बेबी सेट कर रही थी उनमें से एक छोटी बच्ची थी और एक 4 साल लड़का। वो ऊपर जाती है तो मेटी नामी वो बच्चा अपनी छोटी बहन के क्रेडल के पास खड़ा उसे मिरर दिखा रहा था और बड़ी ही अजीब सी बातें भी कर रहा था। तब केसी ये सब देख लेती है और वो उस बच्चे के करीब आकर पूछती है कि मेटी ये तुम क्या कर रहे हो, मगर वो कोई जवाब नहीं देता। और जैसे ही केसी उसके करीब जाती है मेटी हाथ में लिए उस मिरर से केसी का पेस थोड़ा सा जख्मी कर देता है। मेटी अपने साथ ये लाइन दोहरा रहा था कि जम भी इस दुनिया में आना चाहता है। कुछ देर बाद मेटी के पेरेंट्स घर आ जाते हैं और केसी उन्हें सारी बात बता देती है। जाने से पहले मेटी की मदर केसी को किसी आई डॉक्टर से मिलने का मशवरा देती है। अजीब ये था कि जब केसी उस घर से निकलती है उसे ग्लव मिलता है जैसे उसके सपने में था। रात को वो अपने घर में थी और ब्रश करने के बाद उसे कुछ ऐसा फील हुआ जैसे मिरर की अलमारी में कुछ है, क्योंकि एक लम्हे के लिए वो हिल सा जाता है। खैर इन छोटी मोटी बातों को अभी केसी इतनी सीरियस नहीं लेती और सोने चली जाती है। सुबह नाश्ता बनाते समय भी एक छोटा सा इंसिडेंट होता है। जब वो ब्रेकफास्ट बना रही थी इग में ही उसे एक इंसेक्ट नजर आता है। इससे वो काफी डर जाती है और उस वक्त भी घर के बाहर वो मेटी नामी उस अजीब से बच्चे को देख लेती है जो इसी ओर देख रहा था। खैर अब हम आते हैं केसी के कॉलेज में जहां वो अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और अपना ये डरावना सा एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर रही थी। केसी का बॉयफ्रेंड था मार्क। खैर रोमी भी उनके साथ थी। तब वो कहती है कि 1 साल से छोटे बच्चे को मिरर नहीं दिखाना चाहिए, इसे अपशगुन माना जाता है। पुराने जो लोग सुपरस्टिशियस होते उनका मानना है कि अगर ऐसा किया तो इससे बेबी मर जाएगा। मगर मार्क उसकी बात को काटता है कि ये सब बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता। और वो मेटी के बारे में भी यही कहता है कि वो बच्चा है बस 4 साल का, शायद उसने टीवी में कुछ देख लिया होगा, उसे क्या पता वो क्या कर रहा था। साथ ही मार्क रोमी का मजाक भी उड़ाता है कि तुम पागल हो जो ऐसी बातें कर रही हो। केसी के लिए यहाँ तक भी सब ठीक था। उसे लगा शायद वो ऐसे ही इन बातों को सीरियस ले रही है, मगर फिर क्लासरूम में भी कुछ ऐसा ही होता है। केसी काफी स्लीपी फील कर रही थी
और बोर्ड पर भी उसे यही नजर आता है जो मैटी ने कहा था कि जब भी इस दुनिया में आना चाहता है। केसी को एक इंसेक्ट भी अपने हाथ पर नजर आता है। वो चिल्लाती है और क्लास से बाहर चली जाती है। केसी के लिए अब चीजें थोड़ी सी सीरियस होने लगी थी। अब वो परेशान थी। नहाने के बाद रोमी का ध्यान केसी की आंखों पर जाता है क्योंकि केसी की आंखों का रंग बदलने लगा था। हाल ही में मैटी नामी उस लड़के ने उसके फेस पर वार भी किया था तो उसे लगा शायद ये जख्म की वजह से। वो आई डॉक्टर के पास जाती है जो उसे बताते हैं कि ये हेटेरोक्रोमिया है जिसमें एक आंख का रंग दूसरे से अलग होता है। वैसे तो आमतौर पर ये जन्म से ही होता है मगर कभी कभी ये बाद में भी हो जाता है। डॉक्टर कुछ टेस्ट के बाद ही रिजल्ट बता पाएगा। डॉक्टर से मिलने के बाद केसी और मार्क वापस घर आते हैं। आज मार्क उसके साथ रहने वाला था। खैर वो दोनों कुछ रोमांटिक पल बिताते हैं और बाद में उनकी कॉन्वर्सेशन से हमें कुछ और बातें समझ आ जाती है। जैसे केसी जब छोटी थी उसकी माँ पागल हो गई थी और उसने आत्महत्या की थी। एक सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसकी आंखों का रंग भी बदल चुका था जैसे अब केसी का बदल रहा है। खैर रात को जब केसी वॉशरूम में जाती है उसे फिर से मिरर में कुछ अजीब लगता है। जब वो मिरर के पीछे अलमारी का डोर ओपन करती है उसे कोई बच्चा वहां नजर आता है। केसी का भी घबरा जाती है और चिल्लाने लगी। ये आवाजें सुनकर मार्क भी वहां आता है। वो चेक करता है मगर वहां ऐसा कोई नहीं था। बाद में केसी उस मिरर को निकाल देती है। अगले दिन जब केसी वॉक पर निकली थी उसे ये बुरी खबर मिलती है कि जिन बच्चों को अक्सर वो बेबी सेट किया करती थी मतलब मैटी और उसकी छोटी बहन उनमें से वो छोटी बच्ची मर गई। ये बात केसी को काफी अजीब लगती है क्योंकि रोमी ने जो कहा था मतलब कि ये अपशकुन माना जाता है कि अगर 1 साल से कम उम्र बच्चे को मिरर दिखाया जाए इससे बच्चा मर जाएगा। तो मैटी ने वही किया था। आखिर उसे इस सब के बारे में पता कैसे था। इसके बाद हम केसी को आई डॉक्टर के पास देखते हैं क्योंकि केसी के टेस्ट रिजल्ट आ चुके थे। अब डॉक्टर के हिसाब से केसी का कोई ट्विन था और जेनेटिकली ऐसा रेयर केस मतलब अडल्टहुड में आंखों का कलर चेंज होना ये इसी वजह से होता है। मगर केसी का कहना था कि नहीं वो ट्विन नहीं है बल्कि वो इकलौती बेटी है अपने पेरेंट्स की। खैर डॉक्टर फिर भी उसे मालूम करने को कहते हैं। केसी अपने फादर के पास आती है, अपने टेस्ट रिजल्ट के बारे में बताती है और साथ ही वो ट्विन का भी पूछती है। यहाँ केसी के लिए ये राज खुलता है कि हाँ वो ट्विन है। जब वो नहीं जन्मे थे उसका एक भाई भी था पर वो पेट में ही मर गया। ये सुनकर केसी को शौक तो लगता है क्योंकि आज तक किसी ने उसे ये बात नहीं बताई थी। ये सब जानने के बाद केसी अपने पुराने घर जाती है और बेसमेंट में अपनी माँ का पुराना सामान चेक करने लगी जिसमें उसे कुछ आर्टिकल्स, एक पुरानी टेप और कुछ जानकारी मिलती है एक सोफी नामी औरत के बारे में। मगर वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थी तो केसी और रोमियो उस हॉस्पिटल में जाते हैं। अब केसी का मानना था कि जरूर उसके साथ कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जो काफी सीरियस है और उसे जानना होगा इस सब के पीछे मतलब है क्या। शायद सोफी बता पाए और केसी की मॉम ने भी आखिर खुद को क्यों मार डाला था। हॉस्पिटल में ये दोनों सोफी नामी उस ओल्ड लेडी से मिलते हैं। पहले ही मुलाकात में सोफी केसी से ये पूछती है कि तुम ट्विन हो ना। केसी इस बात से हैरान भी हो जाती है मगर सोफी ये बताती है कि मैं सेंस कर लेती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक ट्विन हूँ। इसके बाद केसी उससे अपनी माँ के बारे में पूछती है और जब वो उसे वो तस्वीर दिखाती है जिसमें केसी की मदर एक मिरर के पास खड़ी थी और उसी मिरर में एक बच्चा भी था तो अचानक से सोफी को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। असल में वो काफी कुछ जानती थी मगर उसने झूठ बोला। अब केसी को लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है मगर रोमी उसे समझाती है कि शायद वो एक पागल है, उसे कुछ नहीं पता और तुम्हें भी ये सब अब भूल जाना चाहिए। क्या पता ये सब तुम्हारा वहम हो। मगर केसी को यकीन था ऐसा कुछ नहीं है। खैर केसी को एक ओल्ड टेप मिली थी तो उस रात मार्क एक प्रोजेक्टर लाया था ताकि वो उसे देख सके। उस टेप में वही हॉस्पिटल दिखाया गया था और वही रूम जहाँ केसी की माँ ने सुसाइड किया था। इसके बाद वो दोनों सारी टेंशन को साइड में रख के एक क्लब जाते हैं ताकि वो एंजॉय करे। मगर वहाँ भी केसी को वही अजीब सी बातें हॉन्ट कर रही थी जैसे उस छोटे बच्चे का नजर आना और जब वो वॉशरूम में जाती है वहाँ भी वो काफी डरावना एक्सपीरियंस करती है जैसे दीवारों से इंसेक्ट्स का बाहर निकलना, अपनी माँ का नजर आना। वो काफी चिल्लाती है और उसके दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वो केसी को घर ले जाते हैं। केसी को नींद नहीं आ रही थी तो वो दोबारा रोमी को वीडियो कॉल करती है जो उसे समझाती है कि तुमने पी रखी थी, वो सब हिल्यूसिनेट कर रही थी तुम। और साथ ही वो उसे ये मशवरा देती है कि तुम अपने पिलो के नीचे एक सीजर रखा करो, इससे मदद मिलेगी। मगर इस सब के बावजूद भी जब आधी रात को केसी देखती है तो वो अपने रूम के छत से चिपकी हुई थी और नीचे बेड पर वो अपना ही रिफ्लेक्शन
दौरान देख रही थी। वही छोटा बच्चा जो अक्सर उसके सपनों में आता है, वो उसके पेट में अपना हाथ डालता है और इसी के साथ कैसी नींद से भी जाग जाती है। उसके सपने इतने डरावने बन रहे थे कि कैसी को अब सब कुछ सच लगने लगा था। उसी रात सोफी नामी ओल्ड लेडी की कॉल कैसी को रिसीव होती है। सोफी कैसी को बताती है कि उसने झूठ कहा था। वो कैसी की मदर जेनेट को जानती थी और वो कैसी से मिलने की बात भी करती है। यहाँ ओल्ड लेडी सोफी कहानी के कुछ राज खोल देती है, जिससे हम ऑडियंस भी काफी कुछ जान पाते हैं। वो कैसी को बताती है कि तुम्हें जो बच्चा अपने सपनों में नजर आता है, असल में वो मेरा ट्विन ब्रदर है बार्तो। वर्ल्ड वॉर 2 में उन्हें ऑशविट्ज कैंप में रखा गया था। असल में ये लोग ज्यूज थे। सोफी आगे बताती है कि वहाँ एक ऑफिसर आया था। शुरू में वो हमसे काफी अच्छा बर्ताव करता था। वो असल में ट्विन से ऑब्सेस्ड था। बाद में इन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते। असल में नाजीज का मानना था कि ट्विंस के बीच एक कनेक्शन होता है। वो जेनेटिक्स के बारे में और जानना चाहते थे, मगर उनके वो एक्सपेरिमेंट साइंस और तंत्र के बीच थे। वो उन ट्विंस की आंखों में इंजेक्शन लगाते। कई बच्चे अंधे हो गए थे, कई मर गए थे, मगर उनका वो एक्सपेरिमेंट कामयाब ना हो सका। यहाँ तक कि मेरा भाई बार्तो भी मर गया। मगर अजीब ये था कि 2 दिन बाद वो वापस लौट आया। वो जिंदा हो गया, मगर मैं जानती थी वो मेरा भाई बार्तो नहीं है। किसी ने एक दरवाजा खोला था, दूसरी दुनिया का दरवाजा। उसके शरीर में कोई और आ चुका था। आगे सोफी बताती है कि डिबुक नामी एक स्पिरिट है जिसे हेवन में जाने से रोक दिया गया था। वो भटकती रहती है। अगर उसे इस दुनिया में आना है तो वो हर किसी की बॉडी में नहीं आ सकती, सिर्फ चुनिंदा इंसानों की बॉडीज में, खासकर ट्विंस, क्योंकि ट्विंस मिरर की तरह होते हैं, 2 दुनियाओं का एक दरवाजा। उस समय जब बार्तो मरा था, वो डिबुक हमारी दुनिया में आ चुका था, पता नहीं कितने सदियां बाद, मगर वो उसमें कामयाब हो चुका था। जैसे कि मैं जानती थी कि मेरे भाई के शरीर पर किसी और ने कब्जा किया है, तो मैंने अपने ही भाई को मार डाला और तभी से वो डिबुक हमारे पीछे है। असल में सोफी कैसी की ग्रैंड डॉटर है और ट्विंस को जन्म देना इनके जीन्स में है। तब से लेकर आज तक वो डिबुक इन्हीं के थ्रू इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहा है। जैसे पहले उसने बार्तो के जरिए आने की कोशिश की, फिर कैसी की माँ के थ्रू, उसके बाद कैसी के भाई के जरिए, मगर वो मर गया और अब उसका शिकार है कैसी। कैसी के मन में ये सवाल था कि इतने सालों के बाद क्यों? ये बचपन में भी तो मेरे शरीर पर कब्जा कर सकता था। तो सोफी समझाती है कि डिबुक को यहाँ पहुँचने में वक्त लगता है, उसके लिए ये इतना आसान नहीं, पर अगर एक बार उसने शरीर पर कब्जा कर लिया तो वो काफी पावरफुल बन जाएगा। सोफी कैसी को घर के सारे मिरर्स नष्ट करने को कहती है, क्योंकि मिरर्स ही वो दरवाजे है इस दुनिया और उस दुनिया के। वो उसे रवाई सेरिक का नाम बताती है जिससे वो मदद मांग सकती है। जाने के बाद पहले तो सोफी एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ वो डिबुक नामी स्पिरिट से रिलेटेड एक बुक को अपने साथ ले आती है। फिर रवाई सेरिक के पास जाती है उनसे हेल्प मांगने के लिए, लेकिन रवाई सेरिक उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो साइंस पर ज्यादा बिलीव करने वाले थे। कैसी उन्हें कहती है कि मैं चाहती हूँ आप मुझ पर एक्सॉर्सिज्म करे। उस वक्त तो सेरिक हाँ नहीं करता, मगर वो अपनी रिसर्च करने की बात जरूर करता है। इसके बाद कैसी घर के सारे आईनों को नष्ट कर देती है और जो टुकड़े रह जाते हैं उन्हें जला देती है। रोमी जो कैसी से मिलने उसके घर आ रही थी, तभी वहाँ मेरी उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। रोमी काफी डर जाती है, मगर अजीब ये था कि उसे कुछ नहीं हुआ था, मतलब उस बच्चे को, वो बिल्कुल ठीक था। वो रोमी को कहता है कि अगर तुम उसकी मदद करोगी तो वो तुम्हें मार देगा। ये सुनकर रोमी जल्दी से कैसी के घर आती है और उसे इस हादसे के बारे में बताती है। वहाँ हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि सोफी के रूम की लाइट चली जाती है। वो डिबुक उसे मारने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वो एक बूढ़े आदमी के शरीर को कुछ लम्हों के लिए पोजेस करता है और वो उसके शरीर को काफी तोड़ मरोड़ देता है। इसी हालत में वो ओल्ड लेडी सोफी को मार देता है। अगले दिन जब कैसी को खबर मिलती है, वो हॉस्पिटल आती है और सोफी की लाश देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। मगर वहाँ से आते समय एक ओल्ड लेडी कैसी को एक चिट्ठी ये कहकर दे देती है कि सोफी ने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो ये मैं तुम्हें दूं। उस लेटर में कैसी के लिए यही बातें लिखी गई थी कि ये डिबुक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। असल में इंसान जितना कमजोर होगा इतना ही ये डिबुक उस पर हावी होगा। कैसी की माँ इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए डिबुक ने उसे मार डाला और ये डिबुक इंसान को अकेला करने की कोशिश करता है जिससे वो कमजोर हो जाए और एक आसान शिकार। इसलिए कैसी को डरना नहीं है और इस चीज से लड़ना होगा। उस रात जब रवाई सेड कैसी के उस बुक को ट्रांसलेट करने में बिजी था, अचानक से लाइट चली जाती है और उसे नीचे के फ्लोर से कुछ
आवाजें आती है। जब वो टॉर्च लेके नीचे जाता है तो उसे एक ऐसा कुत्ता नजर आता है जिसका सर रोटेट हुआ था, दिखने में काफी डरावना था। मगर सेडक ने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उसे इन चीजों पर विश्वास हो गया। वो डॉग सेडक को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस ये एक वार्निंग थी। फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब सीन आता है कैसी पर। वो काफी परेशान थी और अपनी दोस्त रोमी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। खासकर वो सोफी की मौत पर काफी दुखी थी। उसका यही कहना था कि मैं जिसे भी चाहती हूँ वो उसे मार डालता है। कॉल पर बात हो ही रही थी कि रोमी के डोर पर बेल रिंग होती है। जब वो जाती है वही मैटी नामी बच्चा वहाँ खड़ा था। वो ये लाइन कहता है कि दरवाजे खुल चुके हैं और इसके साथ ही वो रोमी को स्टेप करता है। वहाँ केसी ने वीडियो कॉल में मिरर में डिबुक की एक झलक देख ली थी। वो जल्दी से मार्क को कॉल करती है ताकि वो रोमी के घर पहुंच सके क्योंकि वो खतरे में है। मगर इससे पहले कि वो लोग वहां पहुंच पाते, डिबुक के द्वारा पोजेस वो मैटी नामी लड़का रोमी को कत्ल कर देता है। मार्क और केसी अपनी आंखों से ये सब देखते हैं। अब मार्क को भी इन बातों पर विश्वास हो गया। इसके बाद पुलिस आती है और कुछ दिन बाद मार्क और केसी मिलने जाते हैं सेडक से। वहाँ ये लोग एक प्रीस्ट से भी मिलते हैं जो इस एग्जॉर्सिज्म में मदद करेगा। सेडक ने काफी रिसर्च की और उसके हिसाब से ये डिबुक रिलीजन से काफी पुराना है, तो जरूरी नहीं कि इसे सिर्फ जीविश एग्जॉर्सिज्म से ही हराया जाए, बल्कि ये हर धर्म से डरता है। अब लीगली ये लोग इस एग्जॉर्सिज्म को करने वाले थे जिसमें 10 और इंसान शामिल हो। कैसी ये जल्द से जल्द करने वाली थी। प्रीस्ट उसे कहते हैं कि तुम्हें ये एग्जॉर्सिज्म किसी ऐसी जगह करना होगा जहाँ से तुम्हारी बुरी यादें जुड़ी हो। तो वो उस हॉस्पिटल के बारे में बताती है जहाँ उसकी माँ ने अपनी जान ले दी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग रात के समय उस हॉस्पिटल में जाते हैं ताकि एग्जॉर्सिज्म को परफॉर्म किया जा सके। वो एक स्ट्रेचर के साथ केसी को बांध देते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। मार्क भी इनके साथ था। सेडक हेब्रियो में वो ओल्ड मंत्र पढ़ेगा और बाकी सभी उसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। एग्जॉर्सिज्म शुरू हो जाता है और कुछ हद तक सब ठीक ही लग रहा था, मगर फिर केसी को वो बच्चा नजर आने लगा। आसपास वही डरावनी सी एक्टिविटी और अब डिबुक आ चुका था। वो उन सभी को अपनी शक्तियों से बुरी तरह मारने लगा था। एग्जॉर्सिज्म का आखिरी स्टेज ही बाकी रह गया था, मगर हालात इतने खराब थे कि वो इसे जारी नहीं रख पाते। मार्क और केसी भी वहाँ से भाग जाते हैं, मगर जाते समय वो लास्ट पेज केसी अपने साथ ले जाती है। डिबुक प्रीस्ट को पोजेस कर लेता है और वो उन दोनों पर हमला करता है, मगर मार्क उसे मार देता है। देखते ही देखते डिबुक मार्क को पोजेस कर लेता है और अब वो केसी को मारने लगा, मगर केसी किसी तरह खुद को छुड़ाती है और अब वो उस पेज को तेज आवाज में पढ़ने लगी। सेडिक भी अभी जिंदा था, तो अब ये दोनों ही एग्जॉर्सिज्म को पूरा करने में लग जाते हैं। खैर किसी तरह वो मार्क को तो उस बला से आजाद कर देते हैं, मगर वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फाइनली यहाँ इन लोगों को लगा शायद उन्हें डिबुक से छुटकारा मिल गया, मगर मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं जहाँ केसी का अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो उसके पेट में ट्विंस थे। असल में डिबुक हारा ही नहीं था, उसका प्लान ही यही था। वो केसी के थ्रू ही इस दुनिया में आना चाहता था। तो जब केसी के बच्चे पैदा होंगे उनमें से एक डिबुक होगा। मतलब कि डिबुक ने शायद शुरू से ही मार्क को पॉजेस किया था ताकि वो केसी को प्रेग्नेंट करे। और यहीं पर इस मूवी का दी एंड। स्टोरी को लेकर अपनी राय जरूर दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे।